हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 20 अगस्त 2020 और टोटल आज हम लोग 7 आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स फैक्ट डिस्कशन के अंदर में। अब इसके अंदर 2 प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन इस वाले करंट अफेयर से आएंगे। ये जो फॉर्मेट होगा हमारे प्रीलिम्स क्वेश्चंस का वो बिल्कुल ही मीन्स जो यूपीएससी के जो एमसीक्यूज आते हैं प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड होगा। और एक जो प्रीलिम्स क्वेश्चन है वो आज के हमने जो डिस्कशन करा है उससे रिलेटेड होगा, और दूसरा जो प्रीलिम्स क्वेश्चन है उसके अंदर हम कल के भी फैक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि कल का भी जो हमने डिस्कशन करा था उसका भी आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए। इसके लास्ट में हम लोग रिकैप करेंगे, क्विक रिकैप, कि आपको क्या समझ में आया है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप द हिंदू 365 जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके अंदर से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कल का मैंने आर्टिकल पीडीएफ अभी तक डाउन उस पर अपलोड नहीं करा है, प्रीलिम से रिलेटेड वाला मैं भूल गया था, सॉरी। अब आज मैं दोनों इकट्ठे ही कर दूंगा। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा ARIIA 2020 रैंकिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, अटल टिंकरिंग लैब्स जो बनाई जाती है तो उसी के ऊपर में कहाँ कहाँ पे लगा है, और जहाँ पे भी लगा है वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, उस चीज़ के लिए रैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन से मॉनिटर्स इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर मॉनिटरिंग कर करके रैंकिंग दी जा रही है, और किस कैटेगरी में रैंकिंग दी जा रही है। बस ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन से इंस्टीट्यूशंस ने क्या बैक किया है, ये यूपीएससी सीएससी के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, पीए अगर पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो आप, या फिर अगर दूसरे एसएससी या ऐसा कुछ एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके में ये जो नेम्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम मॉनिटर्स पहले देखते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, मेजर इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, आपको इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। आप खुद से सोचिए कि कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो उसका जो मेन एम है वो ये है कि वहाँ से बच्चों को स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इनोवेशन के लिए पुश करना, तो वो क्या क्या करेगा। सबसे पहले वो एक प्रोग्राम बनाएगा कि हम किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी होनी चाहिए ये इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए। उसके अंदर क्या कोर्स होना चाहिए जिसके अंदर में जो बच्चे ये सब कोर्स पढ़ करके और आगे निकले। तो अब ये इतने सारे कोर्स हैं, ये प्रोग्राम है, तो हमारा क्या एनुअल बजट होना चाहिए जिसके थ्रू बच्चे जो है निकल निकल कर और उसका फ़ायदा उठा करके और आईई एक्टिविटीज़ में एक्सेल कर पाएँ। जब ये 3-4 पी चीज़ हो जाएगा, बच्चे जब कोर्स पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद वो किस प्रकार का प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है वहाँ की इंस्टीट्यूशंस, ताकि बच्चे जो है आगे चल कर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आईपी, आईपी क्या होता है, आईपी वो होता है कि जैसे कोई नया इनोवेशन अगर किया है कोई बच्चों ने, तो उसको रजिस्टर करवाया जाता है आईपी के अंदर, उसका एक आईपी नंबर मिलता है। और फिर उसके बाद वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस बच्चे का हो जाता है, या फिर जो उस ग्रुप का हो जाता है, उस टीम का हो जाता है जिसने उस चीज़ को इनोवेट किया है। तो अगर कोई नियर बाय इंडस्ट्री है वो उसको खरीदना चाहती है वो सब, तो उस बच्चे को रॉयल्टी मिलती है। तो वो और फिर बाद में उसके रिज्यूम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो अगर वहाँ से इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं जो कि इस प्रकार के आईपी टेक्नोलॉजीज़ को रजिस्टर करवा रहे हैं, कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है उस टेक्नोलॉजी का, उसके बाद फिर वहाँ से बच्चे जो निकल कर के और फिर आगे चल कर के स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन जो है काफ़ी बढ़िया है। अब ऐसे ही तो देखेंगे ना, जिस कॉलेज में से सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेस होते हैं वही तो सबसे बढ़िया कॉलेज होता है। तो ये अब फिर देख करके जो ओवरऑल एक जो नीति है वो दिखाया जाएगा कि सक्सेसफुल कितने सारे इनोवेशंस हुए हैं, और कौन कौन से स्टार्टअप वहाँ से इंस्टीट्यूशन से निकल करके आगे चल करके सस्टेन किए हैं। तो ये 6 प्रोग्राम्स जहाँ पे मॉनिटर किए जाएंगे, उसमें जो एक्सेल करेंगे वो लोग नंबर वन होंगे। तो अभी देखिए, ये नया एक प्रक्रिया है अटल टिंकरिंग लैब्स का, जिस वजह से ज़्यादातर जो लोकलाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इसमें नाम आपको नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादातर जो है वो जो पहले से ही ज़्यादा एक्सेल्ड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ही नाम इसके बहुत ज़्यादा मिलेगा। किस किस ब्लॉक्स में, सबसे पहला है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड CFTILS। तो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं, वो जो NIT, IIT और
ट्रिपल आईआईटी ये सब जो है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो जैसे स्टेट का भी ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ होता है बहुत सारा, तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, कुछ कुछ एक इंडिविजुअल कॉलेजेस, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर या फिर कॉलेज ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग आपका मुंबई, तो ये सब जो कॉलेजेस हैं तो वो सब जो है कि स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। तो उसी के अंदर में आईआईटी मद्रास जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पाया है इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में, जो कि स्टार्टअप, इनोवेशंस, रिसर्च ये सबको काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। इंक्यूबेशन, प्री इंक्यूबेशन हब्स भी वो आजकल प्रोवाइड करवाने लग गया है, ताकि वहाँ से स्टूडेंट जो हैं वो एक्सेल कर करके आगे चल करके स्टार्टअप या फिर आईपी जो है कि वो रजिस्टर करवाएं अपने नाम पे। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी की बात करें गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ में, तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सेल किया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो है वो कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर में वो टॉप कॉलेज आया है। इसके अलावा किट भुवनेश्वर जो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तो उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ में टॉप नंबर लिया है। उसके बाद एसआर कॉलेज इंजीनियरिंग वारंगल, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में सबसे नंबर 1 रहा है। और फिर अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर टेक्नोलॉजीज एजुकेशंस फॉर वुमेन सिक्योर टॉप प्लेस इन अंडर दिस कैटेगरी। तो वुमेन कैटेगरी भी को भी इसके अंदर अब एनरोल किया गया, ताकि वुमेन इंकरेजमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। सेकंड आर्टिकल के ऊपर आता है यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्वदेश माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। अभी देखिए स्वदेश माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज मतलब, माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर मतलब होता है, जो आपने देखा होगा कोई भी मोबाइल अगर आप खोलते हो तो उसके अंदर एक आईसी टाइप सा होता है। तो उसी वैसे ही एक बड़ा आपका बहुत सारे आईसीज़ ट्रांजिस्टर को मिलाकर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक बड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। उसको उसके अंदर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग जितने आप सोच सकते हो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर्स, डायोड, वो सब कुछ उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो इसी के अंतर्गत स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के अंतर्गत ये एम है इस चैलेंज का, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो सेल्फ मेड या फिर इंडियन मेड माइक्रो प्रोसेसर्स को ज़्यादातर अपने टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स के अंदर में यूज़ करना शुरू करें। अब आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडीएसी, ये दोनों ने डेवलप करा है 2 माइक्रो प्रोसेसर, जिनका नाम है शक्ति और वेगा रिस्पेक्टिवली। आईआईटी मद्रास का शक्ति और सीडीएसी का वेगा। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, किसके मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मैती, इसको मैती भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब इसके अंदर फंडिंग भी प्रोवाइड करवाई गई है, करीब करीब 4.30 करोड़ का, वेरियस स्टेजेस पे जो मिले करेंगे, ताकि चैलेंजेस जो है वो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से उन सब चैलेंजेस का हो सके। एडिशनल फैक्ट क्या हो सकता है? जो माइक्रो प्रोसेसर का हमने डेफिनेशन आपको बताया, कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो वो सबको फ्यूज़ करके और फिर एक साथ फ्यूज़ मतलब एक साथ इकट्ठा करके, एक साथ असेंबल करके, और एक सेमीकंडक्टर चिप या फिर उसको बेड भी बोलते हैं, उसके अंदर उसको फिक्स किया जाता है और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। अब रेलवे क्या करता है आजकल? रेलवे आजकल यूएवी या मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब ड्रोन्स, ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रहा है इंडियन रेलवे के मॉनिटरिंग के लिए, उनके एसेट्स के मॉनिटरिंग के लिए, और उसके बाद सेफ्टी और पैसेंजर्स को इंश्योर करने के लिए वो अब न्यू जो ड्रोन्स है उसको सर्विलांस के लिए यूज़ किया करेगा। उसको क्या कहेंगे? निंजा यूएवी फॉर सर्विलांस। अब ये जो ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इन सब को बिना पायलट का चलाया जाता है रिमोट कंट्रोल से, आपको पता ही होगा इसके बारे में। इससे रिलेटेड एक बात और आपको याद रखना है, कि एक ड्रोन इनोवेटर नेटवर्क बनाया गया था 2018 के अंदर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि डावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर में इसका संगठन बनाई गई थी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट किया जाए, और इसको सपोर्ट किसने दिया था? इंडस्ट्रीज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स ने सपोर्ट दिया था, ताकि एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ ड्रोन हो, अलग अलग तरीके के डायमेंशंस में, अलग अलग तरीके के अप्रोच में। जैसे आजकल एग्रीकल्चर में भी ड्रोन यूज़ हो रहा है, सर्विलांस में भी ड्रोन यूज़ हो रहा है, फोटोग्राफी में भी, वो तो पहले ही ड्रोन उसमें यूज़ करते ही थे, जैसे कैमरा लगा करके इधर उधर फोटोग्राफी करते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे
सेक्टर्स में ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है आजकल। जैसे आजकल डिफेंस में भी ड्रोन जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू उसमें यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, कैंसर केसेस कुड इंक्रीज बाय 12% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, आईसीएमआर। आईसीएमआर का ऐसा कहना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च एनसीडीआईआर, इनका ऐसा कहना है कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जो इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ किया उसके अंदर इनका कहना है कि करीब-करीब जो है कि 12% नेक्स्ट 5 ईयर में कैंसर जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाएँगे। इसके अंदर में अलग-अलग प्रकार के कैंसर्स, जैसे कि कैंसर टोबैको से जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो लोग हैं वो रहेंगे, और इसमें करीब-करीब 27.1% जो लोग होंगे वो टोबैको की वजह से जो कैंसर है उन उसमें इन्वॉल्व होकर के वो लोग उसके अंदर आएँगे। मोस्ट कैंसर केसेस क्या है अमंग मेन, कैंसर्स ऑफ लंग, माउथ, स्टमक एंड ओसोफेगस। तो ये और वुमेन के अंदर में जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर होगा वो ब्रेस्ट, सर्विलिक्स, यूटेरस कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया है इंडियन पेशेंट्स के अंदर में। अब ये लंग्स, माउथ, स्टमक वाला जो होता है वो ज़्यादातर गुटखा और आपके वो सिगरेट सेवन से ही ज़्यादा होता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एडिशनल फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन सब को डाटा प्रोवाइड करवाएंगे आईसीएमआर के लिए, लेकिन कौन कलेक्ट कौन करेगा? आईसीएमआर करेगा? नहीं, इसको ओवरसी कर रहा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एनसीडीआईआर, जो कि बेंगलुरु की संस्था है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि डाटा को प्रोसेस किया जाए, डाटा को रखा जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, ताकि आगे के जो स्टडीज़ हैं या फिर जो प्लानिंग हम बनाएँगे कि कैसे करके हमें उसको टैकल करना है, जितने भी जो कैंसर कंट्रोल एक्टिविटीज़ है या फिर उसको कैसे मॉनिटर करना है कि इन इन जो 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 कॉलम्स है उसके अंदर कैसे आगे जो है प्रोसेसिंग हो रही है या फिर कैसे पॉलिसीज़ बनानी है और कैसे ट्रेनिंग देनी है हमारी इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को, उसके लिए ये डाटा प्रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा? एनसीडीआईआर बेंगलुरु, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। नाम से पता चलता है इंफॉर्मेटिक्स आ जाता है एनालिसिस के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो एक प्रीलिम्स फैक्ट क्वेश्चन, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आप रिलैक्स लें कि प्रीलिम्स फैक्ट क्वेश्चन से एक थोड़ा सा आपको माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इसमें क्या है, द टर्म शक्ति एंड वेगा समटाइम्स इन न्यूज इज यूज्ड इन रिलेशन टू UAV, unmanned aerial vehicle. Shakti is surface to air missile system and Vega is guided missile technology. Sub part of policy in Atal ranking of institutions on innovation achievements ARIIA, जो हमने डिस्कस करा ऊपर, या फिर फोर्थ इंडिजीनियस इनोवेशन अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन चारों में से कौन सा है आंसर? पॉज कीजिए, सोचिए। तो इसमें आंसर क्या है? फोर्थ है, ऊपर वाला वैसे ही फर्जी, तीन। फोर्थ जो है वो है इसका राइट। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया, आईआईटी मद्रास ने क्या बनाया? शक्ति। और ये जो एक और दूसरा इंस्टीट्यूशन था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, इसने बनाया था वेगा। दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है माइती जो है मिनिस्ट्री, उसको उसने डेवलप करने में उनका हेल्प करा। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, धनवंती रथ। अब ये क्या है? आयुर्वेदा को डोर स्टेप्स पर लेकर जाएगा दिल्ली पुलिस के फैमिलीज़ के पास, जो उनके रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं, वहाँ पे धन्वंतरी जो कैब है वो उनको वहाँ पे एड के लिए, हेल्प के लिए जाएगा। इनका मेन मकसद क्या है? देखिए, आयुर रक्षा ये जो एक पॉलिसी है, तो इसके तहत में जितने भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स हो गए, तो उनको आयुर्वेदा के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनको और उनके परिवारजनों को ये एक प्रोग्राम आयु रक्षा जो है शुरू करवाया गया है, जिसके अंतर्गत ये जो धन्वंतरी रथ है, एक जो एम्बुलेंस की तरह है, वो उनके घर घर जाएगा। अभी देखिए, धन्वंतरी रथ जो है वो सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया था, और ये कोविड-19 से बहुत दिन पहले ही वहाँ पे शुरू किया गया था कि गांव-गांव में और अलग रूरल एरियाज़ के अंदर में जहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतने प्रॉब्लम मतलब सशक्त नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है, वहाँ पे धन्वंतरी रथ जो है वो वहाँ जाया करती थी, जिसके अंदर 1-2 मेडिकल स्टाफ होते थे, वार्ड बॉय
और नर्स और एक डॉक्टर होता था, जो कि अलग-अलग एक दिन में 3-4 जगह पे जा कर के वो वहाँ के लोगों को टेस्ट करता था, वहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता था। अब उसके बाद ये चीज़ जब कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट हो गई थी, और गुजरात के अंदर ऐसा देखा गया कि धनवंतरी को जब बहुत सारे और न्यू कैब्स को जब उसके अंदर डिप्लॉय किया गया, तो एक दिन में 50-60 हज़ार से ज़्यादा, जब इंडिया में कहीं पे भी 50-60 हज़ार टेस्टिंग नहीं हो रही थी, तब गुजरात के अंदर 50-60 हज़ार से ज़्यादा टेस्टिंग इसी रथ की वजह से होने लग गया था। तो अब इस वाले जो सिस्टम है उसको ऑल ओवर इंडिया उतारने की बातें चल रही थी। अभी उतारा नहीं गया है, लेकिन अब ये एक जो दिल्ली के अंदर में धन्वंतरी जो यूज़ किया गया है आपके दिल्ली पुलिस पर्सनल को आयुर्वेदा के लिए रिलीफ पहुंचाने के लिए, तो ये कहीं न कहीं एक थोड़ा वेलकम स्टेप है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आरबीआई अनवील करता है फ्रेमवर्क फॉर रिटेल पेमेंट एंटिटी। अभी देखिए, पहले से क्या चलता था रिटेल पेमेंट के लिए? सीआई जो है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया, तो वो देखता है जितने भी प्रकार के जो आपके रिटेल में जो डिजिटल पेमेंट और ये सब जो होता है, वो उसको एनपीसीएल देखता है। तो एनपीसीएल भी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ही इसको इंस्टॉल किया गया था, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अब इसका मोनोपोली हो चुका है कहीं न कहीं, तो ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं होना चाहिए, इंडिया की ये पॉलिसी रही है हमेशा से ही। तो जिस वजह से एक इसके अल्टरनेटिव पे एक और फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट, ये एक आरबीआई जो है वो लॉन्च कर रहा है। अब इसके अंतर्गत में दूसरे कोई सा भी इंस्टीट्यूशंस लगाया जा सकता है, किसके, और उसको रजिस्ट्री मिलेगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। और ये प्रॉफिट या फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी हो सकती है। और इसके अंदर जो कैपिटल होना चाहिए वो करीब करीब मिनिमम 500 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए। अब इसके बाद जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो एक ही इन्वेस्टर नहीं होगा, इसके अंदर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और कोई भी एक इन्वेस्टर का 40% से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये फंक्शंस क्या कर सकते हैं? फंक्शन कर सकते हैं वही सब जो एनपीसीआई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम लगाना, फिर उसके बाद पीओएस, फिर आधार बेस्ड पेमेंट जो इधर से उधर होता है, आधार आधार कार्ड का नंबर दीजिए और आपका पेमेंट हो जाता है, ऐसा भी जैसे बैंक के अंदर में डिपॉजिट के टाइम पे ये सब देखा जाता है। फिर उसके बाद नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तो ये सब सारा जो नॉर्मल जो एनपीसीआई करता था वही सब आपका सेफ ट्रांजैक्शन, सिक्योर ट्रांजैक्शन, ये सब वाला बात आपका रहेगा। तो ये किस क्षेत्र में हमारा मदद कर सकता है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करवाने के अंदर में इस चीज़ का हेल्प हो सकता है। अब ये जितने भी कंपनी जो न्यू इसके अंदर लाए जाएंगे, या फिर जो रजिस्ट्री करवाना चाहेगी, उस सब को भी कॉर्पोरेट नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना होगा, जिसको आरबीआई जो है ओवरसी करेगी। इसके अलावा एनपीसीआई के बारे में एडिशनल फैक्ट हम देख लें कि क्या होता है एनपीसीआई। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटेल पेमेंट और पेमेंट के सेटलमेंट सिस्टम को ओवरसी करती है। अब इसके अंदर में और क्या आता है कि जैसे जितने भी जो न्यू कंपनीज अभी फ़िलहाल एनपीसीआई जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है वो इन्वॉल्व्ड है, और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत ये संगठित है, ये संगठन। और उसके बाद अभी जो न्यू वाला भी जो आएगा हमारा एक जो एनपीए के जो अल्टरनेटिव में आएगा, तो उसके अंदर जितने भी जो उसके डायरेक्टर्स और ये लोग जो होंगे अपॉइंट होंगे, तो आरबीआई के पास ये हक है कि उनको नॉमिनेट कर सके, उनको अप्रूव कर सके, अपॉइंटमेंट दे सके डायरेक्टर्स जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस के होंगे, ताकि वो कम से कम आरबीआई ये निश्चिंत रहे कि आगे चल कर के या एनपीए या फिर ये पूरा बर्डन जो है वो इंडिया के जैसे वास्ट इकोनॉमी का वो सह सके। अब लास्ट वाला जो हमारा आर्टिकल है आज का, वो है कि बदभूत प्रोजेक्ट। बदभूत प्रोजेक्ट क्या है? इसमें बैरेज प्रोजेक्ट लगाया जाएगा नर्मदा जो रिवर है उसके बिल्कुल मुँह पे, जैसे वो जाता है जब यहाँ पे ओशन में मिलता है, तो जो बिल्कुल उसके नर्मदा के यहाँ पे मुँह के पास में एक बैरेज बनाया जाएगा, जो कि कितना होगा? जो कि करीब-करीब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का होगा। अभी फ़िलहाल ये 1.7 किलोमीटर बैरेज प्रोजेक्ट है, बदबूत प्रोजेक्ट जो है। लेकिन टोटल जो एक पीछे से बनाने का मतलब एक प्रोग्राम है, वो करीब-करीब 30 किलोमीटर डैम बनाने की बात है अक्रॉस गल्फ ऑफ खंबत। तो क्यों बनाने की बात है? इतना 30 किलोमीटर इस वाले एरिया में क्यों बनाने की ज़रूरत है? ये है आपका नर्मदा रिवर, ठीक है? ये आ रहा है। अभी देखिए, नर्मदा रिवर जब भी आकर के ये ओशन के अंदर मिलता है, तो एक बैरेक वाटर बनता है, ठीक है? बैरेक वाटर मतलब ये जब रिवर वाटर
सैल्टी वाटर से जब मिलता है तो वहाँ पे एक एक छोटा-सा एरिया होता है जहाँ पे मतलब ज़्यादा पानी खारा भी नहीं होता और ज़्यादा वो मीठा भी नहीं होता है। तो ये अगर बैरेज अगर नहीं बनता है तो अभी क्या होता था कि ये और आगे-आगे जैसे अगर पानी का यहाँ पे धारा थोड़ा कम होता है, तो यहाँ आगे-आगे और भी ज़्यादा सैलाइन होते जा रहा है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा पानी सैलाइन हो चुका है। तो इससे इरिगेशन और ये सब काम के लिए इस पानी को यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो अब जो है कि बैरेज इस जगह पे बंदबूत पे अगर यहाँ पे अगर बनाया जाता है बैरेज, तो क्या होगा कि ये जितने भी रिवर वाटर आ रहे हैं मतलब डैम जैसा अगर बन जाता है यहाँ पे, तो रिवर वाटर जहाँ तक आ रहे हैं, तो वो यहाँ तक तो फ्रेश ही रहेंगे। अब ये रिवर वाटर को यहाँ से एक हाइट पे पानी को नीचे ऐसे जैसे डैम से पानी नीचे गिरता है ना, तो वैसे ही नीचे गिरा करेगा। तो जब तक वो डैम के बाद बाहर पानी गिरेगा नहीं, तब तक वो सैलाइन नहीं होगा। और ऐसा तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा है कि वो ऊपर से भी अगर आप पानी छोड़ रहे हो, तो वो सलाइन होता जाएगा। वो तो जब तक नीचे जाएगा तभी तो सलाइन होगा। तो इससे क्या होगा कि एक इस वाले जहाँ पे बैरेज बनेगा, वो बैरेज के पहले पूरा फ्रेश वाटर रहेगा और बैरेज के बाद जो है यहाँ पे ओशन में आपका सलाइन वाटर रहेगा। तो ये जो फ्रेश वाटर रहेगा उसका हम लोग अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और भी अलग तरीके के फैसिलिटीज़ में। तो ये था पर्पस। और एक एडिशनल फैक्ट में बस आप ये जान जाइए कि टोटल हम लोग को फ्लड प्रिवेंशन के लिए, फिर इरिगेशन के लिए और नेविगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन हो सकता है, टाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग एक 30 किलोमीटर का जो है कि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का हम लोग बैरेज बनाना चाहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के ऊपर में। तो अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ देखा, क्या क्या चीज़ पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा ARIAA 2020 रैंकिंग। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर में अटल टिंकरिंग लैब कहाँ कहाँ पे बैठाया गया, उसके मॉनिटरिंग करके उसके कुछ 5-6 जो हमारे जो क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर उनको रैंकिंग दी गई है। इसके बाद स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जिसके अंदर में वेगा और शक्ति, शक्ति आईआईटी मद्रास के द्वारा और वेगा जो है वो सीडीएसी के द्वारा डेवलप किया गया। इसके अंदर स्वदेशी इंडिजीनियसली डेवलप्ड आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको यूज़ करने के ऊपर में भारत सरकार जो है वो इनकरेज करता है। इसके बाद निंजा यूएवी, जो रेलवे जो है वो निंजा यूएवी ड्रोन्स के थ्रू सर्विलांस किया करेगा, जिसके अंदर में रेलवे का प्रॉपर्टी और जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। जो आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अंदर ये पता चला है कि अगले 5 साल में 12% से ज़्यादा लोग मतलब वृद्धि होगी, 12% से ज़्यादा वृद्धि होगी कैंसर के पेशेंट्स के अंदर में। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स आएंगे और जिसमें मेन जो है उनका लंग्स, माउथ और स्टमक में ज़्यादा जो है वो कैंसर पाया जाएगा और वुमेन का ब्रेस्ट और सर्विलास यूटरी कैंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि कौन ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम एनसीआरपी, ये जो है वो ये जो रिपोर्ट जो है वो बेंगलुरु की एक संस्था एनसीडीआईआर के थ्रू ये कलेक्ट की जाएगी। और फिर उसके बाद हमने एक प्रीलिम क्वेश्चन देखा, धन्वंतरी रथ के बारे में देखा, जिसके अंदर आयुर्वेदा जो है दिल्ली की पुलिस के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। फिर आरबीआई का न्यू अल्टरनेटिव पेमेंट जो एक रिटेल पेमेंट एंटिटी जो बनाने की बात है, जिसके अंदर में आरबीआई जो है वो एनपीसीआई के अल्टरनेटिव एक नया प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट के लिए इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट कर रहा है, जिसके अंदर में 40% ज़्यादा एक आदमी का शेयर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने बदभूत प्रोजेक्ट के बारे में देखा, जिसके अंदर में नर्मदा रिवर के माउथ पर बैरेज बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल 1.7 किलोमीटर्स का बनाया जा रहा है, लेकिन टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 25 किलोमीटर का है। ये अब क्वेश्चन जो है जिसमें आज के टॉपिक्स और कल के टॉपिक्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें क्या है, मिक्स एंड मैच करना है आपको टोटल कि कौन कौन से राइट मैचेस हैं। ये स्कीम्स एंड फंड्स हैं डिप्लॉयड हमारे हमारे नेशनल पॉलिसीज़ के अंतर्गत। तो इसमें कुछ जो है कि वो आज के क्वेश्चंस है, जैसे कि इनोवेशन चैलेंज फंड, ये कल हमने पढ़ा था। तो ये इनोवेशन चैलेंज फंड के अंदर में कौन सा आता है, परिमल स्वास्थ्य ये कौन से वाले में आता है, ये भी हमने कल ही पढ़ा था। प्रोजेक्ट निर्माण श्री और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉज कीजिए, सोचिए कौन सा किस में मैच हो सकता है। तो देखिए इनोवेशन चैलेंज फंड ये क्या है, इनोवेशन चैलेंज फंड आपका जो यूनाइटेड
किंगडम, कल हमने क्या डिस्कस किया था, यूनाइटेड किंगडम इनोवेशन चैलेंज फंड जो है वो दे रहा है सारे इंडिया के एकेडमिया और इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो साइंटिस्ट हैं उनको सपोर्ट मिल सके, ताकि आगे चल के मोस्ट अक्यूट ग्लोबल चैलेंजेस लाइक कोविड-19 और थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। इसी में हमने कल एक और डिस्कस किया था, जो इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अंदर पिरामल स्वास्थ्य जो था, इसके अंदर क्या था, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है उसको इंश्योर करवाने की बात की गई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है वो इसके अंतर्गत में ये इस चीज़ को इंश्योर करवा रही थी कि इन्फॉर्मेशंस गैदर किया जाए, नॉलेज जो है एक्सीलेंस का गैदर किया जाए, और ट्राइबल जो है उनको इसमें हेल्प हो। इसके अंदर स्वास्थ्य पोर्टल और ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इन्फॉर्मेशन को एक छत के नीचे आपका एक पोर्टल के अंदर में, कि ट्राइबल पॉपुलेशन को कहाँ कहाँ पे क्या किस चीज़ का ज़रूरत है और किस किस डिजीज़ेस और ये सब में उसको हेल्प चाहिए, ये सब के ऊपर में उनका काम चल रहा है। ठीक है, अब इसमें तो दो तो आपको ऑप्शंस क्लियर हो गए। पहला ऑप्शन हो गया आपका क्या, इनोवेशन चैलेंज, वो यूके वाला हो गया, मतलब टू टैकल द एक्यूट ग्लोबल चैलेंजेस फॉर कोविड-19 थ्रेट फॉर एनवायरनमेंट, 4 हो गया, ए का हो गया 4, और परिमल स्वास्थ्य, इसका कौन सा हो गया, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड हेल्थ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब प्रोजेक्ट निर्माण श्री, देखिए निर्माण है और श्री है, श्री का मतलब क्या होता है, लेडीज़, मतलब साउथ इंडिया में लेडीज़ के नाम के बाद में श्री ज़्यादा लगता है, तो प्रोजेक्ट निर्माण श्री, और निर्माण का मतलब क्या, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन। तो कल हमने ये चीज़ डिस्कस करा था कि किंगडम के ही एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जैसे 2018 में वो लोग दिया था इंडिया को, तो उसके अंदर जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, वुमेन वेलफेयर के लिए उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में स्किल्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये निर्माण श्री जो है नंबर 1 का हो गया, तो सी जो हो गया वो 1 का हो गया। अब जब एक ही बच गया, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, तो कल हमने ये चीज़ चेक करा था कि फ्रॉड डिटेक्शन टूल एक तरीके का है, जब भी कभी कोई अगर चेक देगा हमें, तो फिर उसके बाद अब जो इंडियन बैंक्स हैं वो लोग अब एक चीज़ मैकेनिज़्म ले रही है कि उनको पहले से ही वो लोग क्रॉस चेक करके रखेगी बेनिफिशियरी बैंक के द्वारा, और उससे क्या होगा कि पीछे से रिवर्स में हम लोग का जो है, जो चेक का एक देख लेंगे हम लोग कि कौन सा चेक आने वाला है किस बैंक के पास में, और वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेगा। तो ऐसे अगर कोई एलियन आदमी आएगा कि हमें ये चीज़ बैंक से अगर करवाना है और वो उनके डाटा में नहीं रहा, तो वो वैसे ही उनको एक शक हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हमारे डाटा में नहीं है, कि ऐसा कोई चेक ओरिजिनेट ही हुआ है पहले से, तो उसके ऊपर में वो लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।